नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में प्रदेशों की सत्ता जिस तरीके से आपस में टकरा रही है और कानून को जिस अंदाज में अपने अपने हित में इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किसी के जहन में होगा कि इंसाफ का इकबाल बढ़े, उस पर सवाल ना उठने दो, खाकी को खाकी रहने दो, खादी का रंग ना चढ़ने दो, कानून पर विश्वास को बुलंद से बुलंदियों पर चढ़ने दो, सत्ता का साया इस पर ना पड़ने दो, खाकी को खाकी रहने दो, खादी का रंग ना चढ़ने दो, देश के कानून को, विधान को, संविधान को सम्मान दो, इस पर पार्टी प्रधान के अधिकार ना चढ़ने दो, खाकी को खाकी रहने दो, खादी का रंग ना चढ़ने दो। देश में राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर देश के दिल दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर दक्षिण धुरी तक ये सवाल उठ रहे हैं कि खाकी खादी की दबाव में काम कर रही है और कानून बहुत पीछे छूट गया है। क्या वाकई में कानून पर सियासी पहलवानी की जा रही है और क्या लोकतंत्र में ये सही है? आज बात इसी मुद्दे पर। तेजिंदर बग्गा को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, वैसी ही सियासत नवनीत राणा पर महाराष्ट्र में दिखाई दी और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी जुबानों को शांत किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही है कि जिसके हाथ में सत्ता होगी, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून की परिभाषा उसी की जुबानी होगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र शास्त्री जी। इनसे बात करें उससे पहले आपको यह बताते हैं कि जब कोई बाहर की राज्य की पुलिस किसी राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो नियम क्या कहता है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बनाए गए नियम कि गिरफ्तारी से पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क करना जरूरी होता है। एफआईआर की कॉपी स्थानीय भाषा में होना बेहद जरूरी है। स्थानीय भाषा के लिए स्थानीय पुलिस की मदद जरूरी है। आरोपी की तलाशी के दौरान मौजूद हो स्वतंत्र गवाह, आरोपी को वकील से सलाह का मौका देना भी जरूरी है। अपने राज्य में वापसी से पहले स्थानीय थाने जाना जरूरी है। स्थानीय थाने की डेली डायरी में एंट्री हो यह भी जरूरी है। 24 घंटे के भीतर नजदीकी कोर्ट में पेशी भी जरूरी है। आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेना भी जरूरी होता है। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ देश में हो रहा है? शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। देवेंद्र जी, क्या वाकई में जिस तरीके से गिरफ्तारी की इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया, आपको लगता है वो सही है? देखिए, ये मसला अब कोर्ट के हवाले है, तो कोर्ट के अंदर तो ये मान के चलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है। भारतीय जनता पार्टी या उनसे समर्थित जो पुलिस जो कुछ भी कह रही है उसमें सच्चाई नहीं है। जो प्रोसीजर होता है, पंजाब पुलिस ने 100% वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। वो करने में जिस तरह की बाधाएं आई हैं वो सबके सामने है। पुलिस गई, स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। आप देखिए प्रोसीजर को कैसे नाकारा बनाया जाता है। ये दिल्ली पुलिस से सीखा जाना चाहिए, समझना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाती है, ये एक टिपिकल केस है। देखिए, बग्गा जो हैं, तेजिंदर बग्गा, ये आपको ध्यान होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। ये दंगा भड़काते हैं। इनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज है दंगा भड़काने के। और ये जो जिस मामले में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पंजाब के माहौल को खराब करने के मकसद से जो इन्होंने जिस तरह के ट्वीट और जो किए हैं उस पर कार्रवाई की गई है। बताइए ना, क्या लिख दिया था? 5 सम्मन किए गए उनको, 5 बार उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहा गया। देखिए, आपको पता है पंजाब के अंदर हाल ही में जिस तरह के दंगे हुए थे, आप यहाँ पर उन सबको रिपीट करने के लिए मत बोलिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर दंगे के भड़काने के हिसाब से कोई उनके ट्वीट कोट करने के लिए नहीं बैठे। यही बता दीजिए, कौन से स्थानीय पुलिस से
परमिशन ली गई और ले जाने से पहले कहां पर पेशी की गई, ये बता दीजिए। बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, 5 बार इनको सम्मन दिया गया है। क्या पूछ रहा हूं? इन्होंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए सर, इन्होंने अग्रिम, मैं सवाल करने के लिए बैठा, मुझे ये बताइए, जब पंजाब की पुलिस वहां से चली सर, पंजाब की पुलिस जब वहां से चली और बग्गा के घर तक पहुंची, कौन से लोकल थाने से इंफॉर्मेशन ली गई, कौन से लोकल थाने में जानकारी दी गई, कौन से स्थानीय पुलिस को साथ लिया गया, और जब ले जा रहे थे कहां पेशी की गई? बता रहा हूं ना, बताइए। पुलिस स्थानीय थाने में गई, उसको गिरफ्तार किया गया, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं वो, आपको पता है कि नहीं? अभी भी जो सुबह इत्तला करने के लिए पुलिस गई, उनको गिरफ्तार किया गया। सर कमाल कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में तो यहां से तो हरियाणा में तो रवाना होने के बाद गिरफ्तार किया गया। यहां से तो वारंट जारी हुआ। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नहीं, सुबह जो पुलिस का एक टुकड़ी जो इन्फॉर्म करने के लिए गई थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, आप जानकारी करिए। मैं ये कह रहा हूं, फिर दूसरी टुकड़ी आई गिरफ्तार करने पंजाब से सर। मैं ये कह रहा हूं कि 5 दूसरी टुकड़ी जाएगी ना, इत्तला तो वहां हो गई, उसके बाद टुकड़ी तो जाएगी, गिरफ्तार तो करेगी ना। 5 बार इन्वेस्टिगेशन देने के लिए सम्मन किया गया। मेरी बात सुनिए, मैं उस जनरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। एक और बात बताना चाह रहा हूं, जाएगी, तजिंदर सिंह बग्गा ने, सुनिए मेरी बात वापस आएगी, मेरी बात सुनिए, तजिंदर सिंह बग्गा ने हाई कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत के लिए कोशिश की, सब जगह उनकी जमानत खारिज हो गई, जिसके बाद इनको अरेस्ट करने की कार्रवाई हुई है। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि भाई कोई परमिशन नहीं थी। अभिनव शर्मा जी, क्या वाकई में जो नियम मैंने बताए, क्या उनको फॉलो करना किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, या सत्ता से जो निर्देश मिल जाएंगे कानून को बाईपास करते चले जाएंगे? सोलंकी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूं कि प्राइमा फेसाई जो चीज़ दिख रही है और जिस तरीके की चीज़ परकुलेट होकर के बाहर आ रही है, उससे ये स्पष्ट है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सेक्शन 78(3) के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई वारंट आउटसाइड ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पुलिस एग्जीक्यूट करने जाती है तो उसकी एक सेट प्रक्रिया है। डीके बासु के जजमेंट में और भसीन के जजमेंट में, जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक 2012 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उनमें यह कहा गया है कि अगर आप अरेस्ट करते हैं आउट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो उसका एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए। अरेस्ट मीमो भरा जाएगा तो आप उस वक्त उसको सूचना देंगे, बताएंगे कि किन कारणों की वजह से अरेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे किसी को भी उठाया, घसीटा और निकाल करके ले जाएंगे आप। और दूसरे, एक सेकंड भाई साहब, आप एक सेकंड, आप पंजाब पुलिस का नाम बदल करके पंजाब आपकी पुलिस कर दीजिए। ये पंजाब आपकी पुलिस है, ये पंजाब आपकी पुलिस है। हमारी जानकारी बिल्कुल अधूरी नहीं है इस संबंध में। आपकी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। अग्रिम जमानत खारिज होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुस करके उसको उठा करके ले जाएंगे। प्रक्रिया फिर भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप चाहे देश के किसी भी उच्चतम पद पर बैठ होते हैं तो आपको गिरफ्तार करने का अधिकार आम कोर्ट देती है। सोलंकी जी, मैं आपसे यहां पर इंटरवेंशन अपेक्षित रखता हूं कि आप बात को काटने की अनुमति नहीं दें सर। आप बात को काटने की अनुमति ना दें। अगर आप अपने आवाज को ऊंचा बुलंद करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, इस प्रकार के 100 झूठों को आप सही नहीं बना लेंगे। शोर किसी चीज को ठीक नहीं बना सकता। ये कानून की व्यवस्था है, ये कानून की व्यवस्था है। आपने कोर्ट, कानून, प्रक्रिया सबको आम की जेब में डाल लिया है। आप समझते हैं कि आप आपकी जेब में डाल लिया है। आप ये कह रहे हैं कि आप अभिनव शर्मा से बेहतर तरीके से प्रोसीजर जानते हैं? अब ये कह रहे हैं सर, जानने की जब वो एफआईआर कौन से थाने की है, इनको ये नहीं पता होगा कि एफआईआर कौन से थाने में दर्ज हुई है। ये अभी ये नहीं बता सकते कि ये कौन से, आप मुझे बताएं कि एफआईआर कौन से थाने की है। इतने लोग आपको देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर इस तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स अगर पुलिस का इस्तेमाल करेंगे तो ये देश के लिए गलत होगा। आपको ये तक नहीं पता कि एफआईआर कौन से थाने की है? आप बताएं कौन से थाने की एफआईआर है? आपको ये भी नहीं पता कि कौन से थाने की एफआईआर है? थाने का नाम बताइए, बताइए थाने का नाम क्या था? आपको पता नहीं और आप यहां करके बैठ गए बोलने के लिए। जब आपको ये तक नहीं पता कि कौन से थाने की पुलिस गई थी, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं।
प्रक्रिया ये है सोलंकी जी कि अगर कोई भी एफआईआर का वारंट अगर आउट ऑफ कोर्ट जाकर के एग्जीक्यूट करना है तो सेक्शन 78 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, डीके बसु के जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, भसीन के जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या कमिश्नर को सूचित करेंगे, उससे मतलब है कि आप कंसर्न थाने में जाएंगे। आमद दरफ्त के रजिस्टर में अपनी आमद और दरफ्त रजिस्टर करेगी पुलिस, कौन से बेल्ट नंबर का पुलिस ऑफिसर आया वो लिखेगा और वहां अपनी हाजिरी दर्ज करने के बाद उनको आने का कारण बताएगा और उसके बाद उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उस लोकल पुलिस को देगा। उनके सहायता से उनका एक आदमी साथ जाएगा, ये लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए जाएंगे अगर बाहर से टेरिटोरी से आए हैं, और फिर उस व्यक्ति को कारण बताते हुए गिरफ्तार करके लाया जाएगा। उसके नजदीकियों को सूचना दी जाएगी। यहां उसके नजदीकियों को पता नहीं, वो थाने गए कि हमारी किडनैपिंग हो गई, पुलिस को पता नहीं कि कौन ले गया, पुलिस ने कहा किडनैपिंग हो गई, एफआईआर दर्ज कराओ। सूचना तुरंत जारी की गई, पता चला कि हरियाणा की बॉर्डर में है, वहां रोका गया। तो एक प्रक्रिया का पूरा फेलियर है, न केवल दिल्ली पुलिस, न केवल पंजाब पुलिस, बल्कि हरियाणा पुलिस भी, तीनों ही सिस्टम के एक ट्रैप में फंसे जो कि इनिशिएट हुआ पंजाब से। एक प्रोसीजर को आपने लात मार के बाहर करा और कहा कि हम गुंडई कर लेंगे। इस प्रकार के सिस्टम को कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप में कानून अप्रूव नहीं कर सकता। योगेंद्र जोशी जी, बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी, क्या वाकई में वर्तमान स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि जो खादी है वो खाकी पर हावी हो रही है और जिस खाकी को कानून के हिसाब से चलना चाहिए वो खादी के हिसाब से चल रहा है? बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। कानून के प्रोसीजर तो अभिनव जी ने बता दिए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले समय से जब से सरकारें बदली हैं, एक पार्टी की सरकार गई है, दूसरी पार्टी की आ गई है, तो पुलिस भी पार्टी वाइज हो गई। अब जैसे मान लीजिए आप देखें महाराष्ट्र में जी धारा 124A लगा रहे हैं, यहाँ भी जब सरकार परेशान हुई थी कुछ तो यहाँ भी धाराएं लगा दी। ये क्या करते हैं राजनीतिक दल, अब इन 5 सालों से पुलिस को हथियार के रूप में काम में ले रहे हैं। और ये उदाहरण ये पंजाब पुलिस ने किया है। पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो तो इलीगल की है, उसके अलावा जो दोनों ने की है वो भी इलीगल की है। मैं ये कह रहा हूँ सीआरपीसी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है विजेंद्र जी कि पुलिस किसी थाने में सूचना देने जाएगी गिरफ्तारी से पहले या उनका सहयोग लेगी। मैं गया हूँ यहाँ से, जब एसओजी में था बम्बई में गया, अपराधी को पकड़ लिया, मैंने पकड़ के मैं ले आया। अब फिर मैंने थाने वालों को बाद में बता दिया, मैंने कहा मैं ले आया। उन्होंने कहा साहब आपने सूचना नहीं दी। मैंने कहा देने की आवश्यकता नहीं थी, अब दे दी, मैं आप जा रहा हूँ, लेके इनको गिरफ्तार कर लिए। तो क्या है साहब कि सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है पूरे देश में कहीं भी पुलिस का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब रहा डीके बसु बंगाल के या भसीन का जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं जिनमें गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद में क्या क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किए जाएंगे वो दिए हुए हैं। अगर उनकी पालना नहीं करते हैं तो आप उसके लिए न्यायालय में जाइए। कोई न्यायालय ने नियम नहीं बना रखे हैं, उन्होंने प्रकरण में अपने वो बता रखा है कि आप साफ सुथरी कार्रवाई करें तो उनमें ये कार्रवाई कीजिए। अरे और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बाकी सीआरपीसी में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले संबंधित थाने को सूचना देना जरूरी है। कीजिए सर, कीजिए। आप जब सेक्शन 78 को पढ़ेंगे तो उसमें नॉन बेलेबल वारंट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो लिखा हुआ है। लेकिन विजेंद्र जी समस्या सबसे बड़ी यही है, हमारी पुलिस जो है वो जमा 10 पढ़ी हुई है और जमा 10 के बाद वो सीआरपीसी नहीं पढ़ती है। उसको सीआरपीसी में ये पता है कि हमें 41 में अरेस्ट की पावर है, लेकिन अरेस्ट कैसे करनी है वो कानून वो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उन्हें तो पैसे दे दीजिए, व्यवस्था बता दीजिए, ऊपर से दबाव डलवा दीजिए और उनसे काम करवा लीजिए। वो सारे कानून को एक रोल में बना करके कहीं पे छोड़ करके चले जाना चाहते हैं और उसमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। सेक्शन 78 सीआरपीसी स्पेसिफिक प्रोविजन करता है कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर आप वारंट लेकर के एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और उसमें वही प्रक्रिया जो मैंने बताई, आप जो श्रीमान बता रहे हैं वो प्रक्रिया वो है जहां लोकल थाना है, लोकल मुलजिम है और अपराध लोकल सेक्टर में घटा है, वहां पे किसी वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, इसे कॉग्निजेबल अपराध कहते हैं। लेकिन अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई अपराध घटा है तो किस प्रकार से कार्रवाई करनी है ये कानून में लिखा है और आज नहीं पिछले 100 सालों से लिखा हुआ है। आप उस व्यवस्था को बिगाड़ देना चाहते हैं, इसीलिए देश की जुडिशरी को कानून में हस्तक्षेप करना पड़ा। अगर ये
ये सब कुछ सही था तो दिल्ली हाईकोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, दिल्ली हाईकोर्ट को तुरंत कह देना चाहिए था एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, ले जाइए। आप उसकी फॉर्मल अरेस्ट अगर डाल भी रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि हमने अरेस्ट कर लिया, तो प्रक्रिया गलत थी, लेकिन अरेस्ट करके आपने सूचना दे दी, इंटीमेशन डाल दिया, वहां तक एक प्रक्रिया है। जहां चीजें पर्दे के नीचे रह गई वहां रह गई, और जहां खुल गई वहां गलत खुल गई। यहां पर स्थिति यह हुई है कि आपने एक व्यक्ति को, आप देखें कि अरेस्ट जो है उसकी एक फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का प्रोसीजर है। आज आप स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, अगर मैं यहां से किसी को घसीट के उठा के ले जाऊंगा तो मैं उसके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा हूं, और संविधान के तहत बने हुए कानूनों में आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए प्रक्रिया डाली गई कि किसी के मौलिक अधिकार, जीवन को जीने के मौलिक अधिकार को यदि आप छीन रहे हैं, उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं, तो उसे एक प्रक्रियागत तरीके से करेंगे, अनावश्यक रूप से नहीं करेंगे। ठीक है, यह कानून की व्यवस्था है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस क्या वाकई में इस तरीके की जो पंजाब में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और पुलिस का इस्तेमाल पार्टियां अपने इकबाल के लिए कर रही है कि जहां उनकी सत्ता, अगर जुबान उनके हित में चलेगी तो ठीक है, उनके खिलाफ चलेगी तो फिर उसको कानून के जरिए सीलने की कोशिश की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र जी जो भी आज हम देख रहे हैं प्रक्रिया, उसमें हम जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर चोट महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, ये मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा यहाँ पे। पहला उदाहरण आप देखिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो सीमा विवाद को लेकर के मिजोरम और आसाम की पुलिस में आपस में घमासान हुआ, 6 पुलिसकर्मी मारे गए। ये एक फेडरल जो सिस्टम है हमारे, उस पर पहली चोट थी। दूसरी चोट थी जब आपने देखा उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान, जब बार बार कहना चाहिए कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो थी हॉस्पिटल्स को ले या पत्रकारों को अरेस्ट कर रही थी यदि उनकी कोई कमी उजागर करते थे, तो हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। हाईकोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि आप किसी के खिलाफ NSA नहीं लगा सकते, ये लोकतंत्र, आप गला नहीं घोट सकते। ये हुआ। तीसरा आप जो घटनाक्रम हमने देखा, बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। इसलिए दुखद है कि पंजाब पुलिस ने जो किया वो तो गलत है ही। पंजाब पुलिस ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ा, हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी उन्होंने सम्मन दिए हैं, वहाँ पे सम्मन गेट पे उनके लगा के चले गए और कि भाई अरेस्ट करेंगे आपको। लेकिन दूसरा घटनाक्रम और भी दुखद है। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो हरियाणा पुलिस ने किस पावर के तहत उनको रोका? पहली चीज़, इंटरवीन किस तरह से किया? एक गलती हुई पंजाब पुलिस की, उसकी सजा कौन देगा? कोर्ट देगा, या अन्य कोई कहना चाहिए ट्रिब्यूनल देगा, या जहां भी कहीं गलत हैं तो वो गलत साबित होंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस किस अधिकार के तहत रोकती है? पहली चीज, हरियाणा पुलिस ने रोका, ये सिर्फ उनकी कार्रवाई थी, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी। फिर दिल्ली पुलिस आती है हरियाणा, और हरियाणा से वापस इन सबको ले जाती है। क्योंकि तेजिंदर बग्गा के लिए अपहरण का मामला दर्ज हुआ। सुनिए, अगर तेजिंदर बग्गा के लिए अपहरण का मामला दर्ज हुआ तो अपहरण के मामला दर्ज होने के पश्चात जब भी पुलिस वहां पहुंचेगी, चाहे दिल्ली पुलिस पहुंचे चाहे हरियाणा पुलिस ने रोका, उसके पास पुलिस के लोग थे कि ये पुलिस के ही लोग हैं और पुलिस के ही लोगों ने लिए, अरेस्ट किया। गलत प्रक्रिया हो सकती है, गलत प्रक्रिया के लिए जो भी अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस वाले होंगे उनको सजा का प्रावधान है। लेकिन आपने अपनी FIR को ठीक मानते हुए दूसरे की कार्रवाई को गलत कैसे कह सकते हैं? यह समझ से पर है। इसका एक बड़ा नुकसान होने वाला है। तीनों ही चीजों पर यही कह रहा हूं जी हाँ, कि तीनों ही जगह खादी हावी है। देखिए, तीनों, हरियाणा में खादी हावी, दिल्ली में खादी हावी, पंजाब में खादी हावी, पुलिस है कहां? इसी का तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं विजेंद्र जी। इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने न्याय पाने के लिए हम जाना चाहते हैं, वहां पे आज हमें यह पता पड़ गया कि पुलिस के द्वारा जो है एक पार्टी विशेष के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार, राजस्थान में आप बताइए, राजस्थान में कहीं हमने कई मामले में गिना दूंगा, अगर बिल्कुल आप गिनाइए। राजस्थान में दर्ज हुए कई नेताओं के खिलाफ, अगर आप गिनेंगे तो गुजरात से जिग्नेश मेवानी MLA, उसको किस राजस्थान में कानून के तहत जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए और उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ? देखिए, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, अगर मामले दर्ज हुए तो उसका इन्वेस्टिगेशन होकर के ही यहाँ पे कार्रवाई होती है, चाहे ACB करे, चाहे SOG करे, चाहे SIT करे। आप बताइए, कभी कोई ऐसा हुआ कि हमने बिना किसी को सूचना दिए किसी दूसरे मैं तो जानता हूं सर, संगीन आरोप लगे, टांगे तक टूट गई, कईयों ने और आरोप लगाए, किसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? बिल्कुल, मामले दर्ज भी है और मामले दर्ज होकर के अरेस्ट भी किए गए। खाकी पर देवेंद्र शास्त्री जी, सर आदर्श सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक कि सीमाओं में होते हैं। अगर सीमाएं बाहर हो जाएंगी तो फिर तो बाकी पार्टियों के बीच में आम आदमी पार्टी भी वैसी हो गई, जिसके हाथ में सत्ता सुख हुआ तो अपने हिसाब से भोगना शुरू किया। नहीं, देखिए, आज देश का माहौल देखिए आप
क्या चल रहा है, हर राज्य में कम्युनल राइट्स की सिचुएशन बनी हुई है। पंजाब में भी सिख और हिंदुओं के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा मुद्दे पर आइए, वापस मुद्दे पर आइए। पंजाब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, पंजाब पुलिस की ये ड्यूटी है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना उसकी ड्यूटी है। तो उठा लीजिए। तो नहीं, उठा लीजिए नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट के अंदर मामला है, वो तो तय हो जाएगा। हम लोग यहां से डिसीजन सुना दें कि ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। देवेंद्र शास्त्री जी, अभी तो जो होगा कोर्ट में हो जाएगा। क्या कोर्ट ने कहा था? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो एक्सपर्ट है, कोर्ट में पेंडिंग है, हम नहीं आएंगे भाई। आप मत आते पैनल पे डिबेट के लिए, आप क्यों आए डिबेट में पैनल के लिए? एक्सपर्ट जो हैं वो अपना डिसीजन सुनाते, वहां राय नहीं देते, वो अपने प्रोसीजर नहीं बताते, डिसीजन बताते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट को करने दीजिए, वकील का काम कह रहे हैं डिसीजन सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ तो सही है, जो प्रोसीजर है, आम आदमी पार्टी जो कह दे वो सही है। कह रहा हूँ कोर्ट बताएगी, आम आदमी पार्टी के अंदर कोर्ट में फैसला होगा, जाते के पास और उनको कहते हैं हमारे मुलजिम को गिरफ्तार करवाइए। आप कानून की प्रक्रिया को तोड़ करके अपने रास्ते क्यों चले? आप अपना कानून क्यों बना रहे थे? ये देश संविधान से चलता है, बने हुए कानून से चलता है, आपके कानून से नहीं चलता। यहाँ आपका कानून नहीं चलेगा, या किसी सरकार का कानून नहीं चलेगा, या किसी पार्टी का कानून नहीं चलेगा। आप अगर कानून को तोड़ेंगे तो ह्यूमन राइट और सारे विशेषज्ञ यही कहेंगे कि आपने गलत किया। कोई आपको अप्रूव नहीं करेगा, ये आपका कंडक्ट डिसअप्रूव करने वाला है। क्या जो किया गया उसको कानूनन रूप से सही नहीं किया जा सकता था? जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है क्या उसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता? पंजाब पुलिस का स्टैंड ये क्लियर है, वो स्पष्ट कह रही है कि उन्होंने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, आप जबरदस्ती लगे हुए हैं कि नहीं गलत किया है। पंजाब पुलिस तो कोर्ट में फैसला वीडियो पे दिख रहा है, घसीट के ले जा रहे हैं। मैं ये घसीटना कहाँ का न्याय है? घसीटना आपको सूचना देनी है, मीमो ड्रॉ करना। ये एक सेकंड विजेंद्र, ये सवाल केवल पंजाब का नहीं है, ये केवल पंजाब का नहीं है, राजस्थान में भी यही हो रहा है, अलग अलग स्टेट में भी यही हो रहा है। और ये सबसे बड़ा इशू ये है कि आपकी अरेस्ट की प्रक्रिया हिंदुस्तान में गलत है। जिस प्रकार से पुलिस अरेस्ट करती है, जिस प्रकार से आतताइयों की तरह, आतंकियों की तरह किसी व्यक्ति को उठा के ले जाया जाता है, उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जाता है, वो अपने आप में गलत है। वो एक गुंडा है, वो स्पष्ट है। आप एक्सपर्ट बन गए, सैकड़ों आपने फैसला सुना दिया। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता उसे गुंडा क्यों कह रहे हैं? शास्त्री जी जरा बताइए, उनके खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए कितने में कोर्ट ने उनको आरोपी माना है? अभी तक कितनों में फैसला आ गया है, जरा बताइए। कम से कम 2 में तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है उनके ऊपर। नहीं, कौन से मामले में सर? अगर आप यहाँ बैठकर गुंडे कह रहे हैं उन्हें, आप दिल्ली में केस दर्ज है, पंजाब में केस दर्ज है, बीच में आप फैसला सुना रहे हैं पहले से। दिल्ली में केस दर्ज है उनके ऊपर, केस दर्ज होने से कोई गुंडा हो गया सर? नहीं, उसमें प्रूव भी हो चुका है, एक केस आने के बाद सजा होने के बाद किसी को प्रूव हो चुका है। अब आप आरोपी और गुनहगार में अंतर होता है, ये 2 अलग अलग शब्द होते हैं सर। देखिए वो उनके वीडियो क्लिप हैं जो गुंडागर्दी करते रहे, सबको बात कर रहा हूं। क्या वाकई में पुलिस को यह सोचना चाहिए कि वो सत्ताएं आएंगी जाएंगी, आज इसकी सरकार आज उसकी सरकार, लेकिन कानून था, संविधान था और उसके हिसाब से चलना चाहिए। विजेंद्र जी, जब तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा तब तक यही स्थिति सामने आएगी, क्योंकि राजनेताओं का चरित्र खराब हो गया। पहले ये लोग इस तरह से नहीं किया करते थे, पुलिस का मिसयूज करके राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां नहीं सेका करते थे। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में ये राजनीतिक दल पुलिस को हथियार के रूप में काम में लेते हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता है या बोलने का प्रयास करता है जी, उसको ये बड़ी धाराएं लगा करके, आप देखिए कि 124A है जिसके अंदर बहुत बड़ी धारा है, जमानत नहीं होती है, वो धाराएं लगा ली, राजस्थान में भी लगाई हैं, महाराष्ट्र में लगा दी। मैं ये कह रहा हूं, ये क्या था पता आपको? अभी आप वालों को पता भी नहीं होगा कि इसमें धाराएं कौन सी लगाई जिसमें गिरफ्तार करने आए। ये 3 साल तक की सजा की धाराएं थी, और जो इन्होंने ऑफेंस किया था दिल्ली में वो 3 साल से ऊपर की धारा लगी हुई थी, अपहरण का दर्ज हुआ था मुकदमा। वहां स्थिति यह पैदा हो गई कि किसको प्राथमिकता दी जाए,
और उस प्राथमिकता के अंदर दिल्ली पुलिस पास हुई और वो लेके आ गई वापस। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, मैं मानता हूं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस की कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो इतनी बड़ी धामाधामी करने की आवश्यकता नहीं थी कि 15-20 पुलिस वाले जा रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे इंडिया की पुलिस को कहना चाहता हूं, इन राजनीतिक दलों, राजनीतिक व्यक्तियों के कहने में मत आओ, जनता की सेवा करो। आपके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, चलिए, और दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और स्वर्णिम जी आपका शुक्रिया, और माफी भी क्योंकि ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाया। लेकिन आज मकसद यही था कि खाकी पर विश्वास है, उस पर खादी का रंग अगर चढ़ जाएगा तो फिर खादी और खाकी के बीच का अंतर रह ही क्या जाएगा। नमस्कार।